क्या हो अगर ये बात सच हो कि हमारा अपना ही दिमाग, मतलब हमारा खुद का दिमाग ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा ही दिमाग छुपकर उसे रोकने की एक बहुत ही एक चालाक साजिश कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मोटिवेशनल थ्योरी या किसी सेमिनार का डायलॉग नहीं है। सही कहा, ये पूरी तरह से न्यूरो साइंस है। एग्जैक्टली। असल में इंसान के रोजमर्रा के फैसलों का या उसकी हरकतों का 95% हिस्सा हमारे अवचेतन मन के कंट्रोल में होता है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जी, और वो अवचेतन मन एक ऐसे प्रोग्राम पर चल रहा है जिसे हमने कभी खुद चुना ही नहीं है। ये सचमुच एक ऐसा तथ्य है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि अगर हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो शायद हमारे अंदर इच्छा शक्ति की या विल पावर की कमी है। हाँ, या फिर हम हालात को दोष देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे और हमारे ही दिमाग के लाखों साल पुराने बायोलॉजिकल ढांचे के बीच चल रही है। और इसीलिए आज के इस गहन विश्लेषण में, मतलब इस डीप डाइव में, हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हमारे सामने जो रिसर्च है, जो कि बहुत ही कमाल की है। हाँ, खासकर एलीट ऑडियो बुक्स का वो शानदार ट्रांसक्रिप्ट जो खुद को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों यानी सेल्फ सबोटाज पर केंद्रित है, वो हमें कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताता है। तो आज का मिशन ये समझना है कि वे कौन से छिपे हुए कारण हैं जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और उन न्यूरोसाइंटिफिक तरीकों को डिकोड करना है जिनसे दिमाग की पूरी प्रोग्रामिंग ही बदली जा सके। इस विषय की तह तक जाना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, जब तक ये समझ नहीं आएगा कि ये बायोलॉजिकल मशीन असल में कैसे फैसले लेती है, तब तक इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। सेल्फ सैबोटाज को अक्सर लोग एक कमजोरी मान लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसान जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हो। कि भाई वो तो खुद ही अपना काम बिगाड़ रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का एक बेहद एडवांस्ड सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, सर्वाइवल मैकेनिज्म। हाँ, दिमाग का प्राथमिक काम इंसान को खुश या सफल बनाना नहीं है। उसका इकलौता काम इंसान को जिंदा रखना है। और जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी जाना पहचाना और पुराना है, दिमाग के लिए बस वही पूरी तरह से सुरक्षित है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब ये सर्वाइवल मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि लॉजिक से सोचें तो अगर कोई इंसान अपनी सेविंग से एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, या मान लीजिए कोई किताब लिखना चाहता है, तो इसमें उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है ना। फिर दिमाग इसे मौत के खतरे की तरह क्यों देखता है? यहीं पर न्यूरोसाइंस का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें दिमाग की जो बुनियादी बनावट है उसे देखना होगा। ओके। विकास की प्रक्रिया यानी एवोल्यूशन के दौरान इंसान का दिमाग 3 अलग-अलग हिस्सों में विकसित हुआ है। सबसे गहरा और सबसे पुराना हिस्सा है रेप्टिलियन ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन मतलब सबसे बेसिक हिस्सा। हाँ, जिसका काम सिर्फ हमारी सांसों, धड़कन और सर्वाइवल को कंट्रोल करना है। उसके ठीक ऊपर आता है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं, यादों और खतरे के अलार्म को संभालता है। और सबसे आखिर में जो सबसे नया हिस्सा विकसित हुआ, उसे नियोकॉर्टेक्स कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हम लॉजिक लगाते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं और अपने बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जब हम एक कैफे में बैठकर अपनी जिंदगी का एक शानदार 5 साला प्लान बना रहे होते हैं, तब असल में हमारा नियोकॉर्टेक्स ड्राइविंग सीट पर होता है। एकदम सटीक। नियोकॉर्टेक्स उस प्लान को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे इसके लॉजिकल फायदे दिखते हैं कि भाई इससे पैसा आएगा, शौहरत मिलेगी, हाँ सब बढ़िया होगा। लेकिन जैसे ही उस प्लान पर एक्शन लेने का समय आता है, लिम्बिक सिस्टम और रेप्टिलियन ब्रेन अचानक एक्टिव हो जाते हैं और उनमें खतरे की घंटी बजने लगती है। बाप रे, पर क्यों? वजह यह है कि कोई भी नया काम या कोई भी बदलाव अपने साथ अनिश्चितता लेकर आता है, अनसर्टेनिटी। लाखों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो अनिश्चितता का सीधा मतलब मौत होता था। मतलब अगर कुछ नया हुआ तो जान जा सकती है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान अपनी जानी पहचानी सुरक्षित गुफा से बाहर किसी नए इलाके में गया तो बहुत मुमकिन था कि कोई जंगली जानवर उसे खा जाए।
आज वो नया इलाका एक नया बिजनेस हो सकता है, लेकिन हमारे पुराने रेप्टिलियन ब्रेन के लिए बदलाव का मतलब आज भी सिर्फ और सिर्फ खतरा ही है। ये तो बहुत ही अजीब और इंसान को फंसाने वाली स्थिति है। मतलब हम लॉजिक से कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे ही अंदर का बायोलॉजिकल सिस्टम उसे जानलेवा मानकर रिजेक्ट कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मुझे सोर्स मटेरियल का एक आंकड़ा याद आ रहा है जो सच में हैरान करने वाला था। उसमें था कि हमारा जो अवचेतन मन है वो हमारे चेतन मन से यानी कॉन्शियस माइंड से 5 लाख गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। 5 लाख गुना? हाँ, और इसी भारी अंतर की वजह से इंसान अक्सर हार जाता है। देखिए, जब तक नियोकॉर्टेक्स ये सोचता है कि चलो आज इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, तब तक अवचेतन मन उस काम से जुड़े हर संभावित खतरे को स्कैन कर चुका होता है। ओहो। वो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर चुका होता है और काम को टालने के लिए 10 तरह के बहाने तैयार कर चुका होता है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें लॉजिक हमेशा पीछे रह जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मतलब अपनी इच्छा शक्ति यानी सिर्फ विल पावर के दम पर अपने अवचेतन मन को रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही एक भारी भरकम मालगाड़ी को एक मामूली सी साइकिल अड़ाकर रोकने की कोशिश करना। साइकिल का चकनाचूर होना तो तय है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। ये तुलना स्थिति को बहुत ही साफ कर देती है। इच्छा शक्ति उस मालगाड़ी को कभी नहीं रोक सकती। और एक और परत है इस समस्या के। वो क्या? हर बार जब वो मालगाड़ी जीतती है, यानी हर बार जब हम किसी डर या घबराहट की वजह से कोई जरूरी काम टाल देते हैं, तो हम अपने ही दिमाग को भविष्य में सेल्फ सबोटाज करने के लिए और ज्यादा ट्रेन कर रहे होते हैं। अच्छा, हम खुद अपनी आदत बिगाड़ रहे हैं। जी, दिमाग में न्यूरॉन्स के रास्ते बिल्कुल पगडंडियों की तरह होते हैं। जिस न्यूरल पाथवे पर ज्यादा चला जाता है, वो उतना ही पक्का और चौड़ा हाईवे बन जाता है। इसे ही साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अवचेतन मन इतनी तेजी से हमें खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे ये कैसे पता चलता है कि असल में खतरा क्या है? मतलब उसे ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि पब्लिक स्पीकिंग करना या मान लीजिए शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना कोई जंगली जानवर जैसा खतरा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। ये पूरी जानकारी हमारी बचपन की प्रोग्रामिंग से आती है। बचपन की प्रोग्रामिंग? हाँ, इंसान जब पैदा होता है तब से लेकर करीब 7 साल की उम्र तक उसका दिमाग मुख्य रूप से थीटा वेव्स में काम करता है। थीटा वेव्स? न्यूरोसाइंस में थीटा स्टेट को एक तरह से सम्मोहन या हिप्नोसिस जैसी अवस्था माना जाता है। इस दौरान दिमाग बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है। ये जीवन का वो दौर है जब हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा होता है। बिना किसी रोक टोक के? एग्जैक्टली। उस उम्र में बच्चे के पास कोई लॉजिकल फिल्टर नहीं होता जो ये कह सके कि ये बात सच है और ये झूठ। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जो कुछ भी हमने बचपन में आसपास होते देखा या सुना, वो सब सीधे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड बन गया, बिना किसी चेकिंग के। बिल्कुल, बिना किसी चेकिंग के। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए किसी घर में पैसे को लेकर हमेशा तनाव रहता था और एक बच्चे ने बार बार सुना है कि अमीर लोग तो लालची और स्वार्थी होते हैं या पैसे से सिर्फ झगड़े होते हैं। अक्सर मिडिल क्लास घरों में ऐसा सुनने को मिल जाता है। बिल्कुल। अब 25 साल बाद जब वो इंसान बड़ा होता है तो उसका चेतन मन कहता है कि उसे अपने परिवार के लिए आर्थिक रूप से सफल होना है, लेकिन उसके अवचेतन मन की हार्ड ड्राइव में एक कोड पड़ा है, सफलता बराबर लालच बराबर बुरा इंसान। बाप रे। अब चूंकि इंसान का दिमाग उसे खुद की नजरों में एक बुरा इंसान बनने से बचाना चाहता है, तो वो बहुत ही चालाकी से उसकी सफलता के रास्ते में रोड़े अटकाने लगेगा। मतलब वो खुद ही अपना नुकसान करेगा। हाँ, वो ऐसे गलत फैसले लेगा या काम को ऐसे टालेगा कि वो कभी इतना सफल ही ना हो पाए कि दुनिया उसे लालची कहे। वाह। तो सेल्फ सबोटाज की असली जड़ वो पुराना सॉफ्टवेयर है जो अब हमारी जिंदगी से मेल ही नहीं खाता है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये दिखता कैसा है? मतलब क्या कोई इंसान सुबह उठकर ये सोचता है कि आज मैं अपने सारे काम बिगाड़ दूंगा? नहीं, ये कभी भी इतना सीधा और स्पष्ट नहीं होता। ये बहुत ही चालाकी भरे और कभी-कभी बहुत ही तार्किक लगने वाले रूप लेकर आता है। इसका सबसे आम रूप है टालम टोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, हम सब इसके शिकार हैं। बिल्कुल। हम अक्सर खुद को कोसते हैं कि हम काम इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि हम आलसी हैं या हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। हाँ, लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो बहुत आलसी हूँ। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और ही कहता है। टालम टोल असल में आलस की निशानी है ही नहीं।
ये सिर्फ और सिर्फ उस काम से जुड़ी किसी असहज भावना से बचने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। असहज भावना से बचना मतलब अगर कल मेरा कोई बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है और मैं आज अचानक अपने कमरे का सीलिंग फैन साफ करने लगूं, मेरा मतलब है सफाई करने लगूं, तो वो फैन गंदा होने की वजह से नहीं साफ हो रहा है, बल्कि मैं उस प्रेजेंटेशन के डर से भाग रहा हूं। ये उदाहरण एकदम सटीक है। वो सीलिंग फैन साफ करना असल में दिमाग की एक चाल है, ताकि इंसान को लगे कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है। अरे वाह, क्या बात है। जबकि असलियत में वो फेल होने के डर से या लोग क्या कहेंगे इस डर से भाग रहा होता है। दिमाग को लगता है कि अगर असली काम शुरू ही नहीं किया तो फेल होने का या आलोचना सहने का दर्द भी नहीं झेलना पड़ेगा। और शायद यही बात परफेक्शनिज्म पर भी लागू होती है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि हर काम को एकदम परफेक्ट करना एक बहुत बड़ी खूबी है। देखिए, बाहर से देखने पर परफेक्शनिज्म बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड की तरह लगता है, लेकिन मनोविज्ञान की गहराई में ये अक्सर आलोचना और रिजेक्शन से बचने की एक बहुत मजबूत ढाल होती है। ढाल होती है? कैसे? दिमाग का लॉजिक बहुत सीधा है। अगर कोई काम कभी परफेक्ट होगा ही नहीं तो वो कभी दुनिया के सामने जाएगा ही नहीं, और अगर वो दुनिया के सामने जाएगा ही नहीं तो कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कमाल का लॉजिक है दिमाग का। ये सारी हरकतें तार्किक नहीं है, ये हमारे अंदर के सबसे गहरे और पुराने डरों का नतीजा है। असफलता का डर, सफलता का डर, या ये छुपा हुआ डर कि शायद मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। ये तो ऐसा है जैसे हम एक ऐसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं जिसमें बचपन का कोई बहुत ही पुराना आउटडेटेड एंटीवायरस पड़ा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और वो एंटीवायरस हर नई बेहतरीन और तरक्की वाली फाइल को खतरनाक वायरस मानकर खुद ही डिलीट कर रहा है। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमारा लॉजिकल दिमाग ये समझ चुका है कि ये पुराना सॉफ्टवेयर पूरी तरह से खराब है, तो हम इसे आसानी से अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर पाते? मतलब बदलाव इतना दर्दनाक क्यों होता है? बदलाव दर्दनाक होने के पीछे एक बायोलॉजिकल सिद्धांत काम करता है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस? ये इंसानी शरीर और दिमाग की वो गहरी जिद है जो हर चीज को स्थिर, समान और परिचित बनाए रखना चाहती है। जब कोई इंसान सुबह जल्दी उठने या रोज एक्सरसाइज करने जैसी नई आदत डालने की कोशिश करता है तो दिमाग उसे अपने वर्तमान ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सीधा खतरा मान लेता है। अच्छा। उसे लगता है कि उसका संतुलन बिगड़ रहा है और वो घबराहट पैदा करने वाले हार्मोन्स छोड़ने लगता है। तो यहाँ मैं एक पुशबैक देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। क्या हमें इस होम्योस्टेसिस से लड़ने के लिए बस अपनी इच्छा शक्ति को और जोर से नहीं धकेलना चाहिए? मतलब अगर दिमाग रोक रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पियो, खुद को डांटो और पूरी ताकत लगाकर उस आदत को बदल डालो। ये वो गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं और इसीलिए नई आदतें कुछ ही दिनों में टूट जाती हैं। अच्छा। एक भारी स्प्रिंग को धकेलने जैसा है। स्प्रिंग? हाँ, कोई इंसान जितना ज्यादा जोर लगाकर उस स्प्रिंग को दबाएगा, वो स्प्रिंग कुछ देर तो दबा रहेगा, लेकिन जैसे ही इंसान थकेगा वो स्प्रिंग दोगुनी ताकत से उसे वापस पुरानी स्थिति में फेंक देगा। ये तो होता है। हम जिम जाना शुरू करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। इंसान की इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन खत्म होते होते डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन वो स्प्रिंग कभी नहीं थकता। ओहो, ये तो बहुत निराशाजनक स्थिति लग रही है। तो क्या पुरानी आदतों से बाहर निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं है? नहीं, उम्मीद पूरी तरह से है, लेकिन इसके लिए ताकत नहीं, न्यूरोलॉजिकल तकनीक चाहिए। ओके। जब पुरानी आदत को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है और दिमाग उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है तो एक बहुत ही खास स्थिति पैदा होती है। न्यूरोसाइंस में इसे एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहा जाता है। एक्सटिंक्शन बर्स्ट? ये शब्द सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई डायनासोर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए तड़प रहा हो। ये असल में है क्या? आपकी डायनासोर वाली कल्पना काफी हद तक सही है। एक्सटिंक्शन बर्स्ट तब होता है जब दिमाग में कोई पुरानी आदत या कोई पुराना न्यूरल पाथवे हमेशा के लिए खत्म होने वाला होता है। अच्छा, खत्म होने वाला होता है। हाँ, जब नई आदत को लगातार कुछ दिनों तक फॉलो किया जाता है तो पुरानी आदत हार मानने से ठीक पहले अचानक से बहुत ज्यादा आक्रामक और बुरी हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक बच्चे को अगर उसकी मनपसंद चॉकलेट ना मिले तो वो रोने लगता है, और जब उसे तब भी नहीं दी जाती तो वो हार मानने से ठीक पहले बहुत जोर जोर से चिल्लाकर
एक आखिरी बड़ा ड्रामा करता है। हाँ, मतलब एक टैंट्रम थ्रो करता है। एग्जैक्टली। मतलब अगर कोई इंसान सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ दिन सब ठीक चलेगा, लेकिन फिर अचानक एक दिन उसका दिमाग पूरी ताकत से उसे पूरे दिन फोन चलाने पर मजबूर करेगा। एकदम सही। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। हाँ, उन्हें लगता है कि उनका तरीका काम नहीं कर रहा या वे कभी सुधर नहीं सकते, जबकि असल में वो एक्सटिंक्शन बर्स्ट इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत होता है कि पुरानी प्रोग्रामिंग टूट रही है। अरे वाह, ये तो नजरिया ही बदल देने वाली बात है। पुराना सॉफ्टवेयर अपना नियंत्रण खो रहा है, इसलिए वो छटपटा रहा है। अगर उस आखिरी तूफान के दौरान कोई डटा रहे तो पुरानी आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। क्या बात है। और मैं बता दूं, इस पूरी प्रक्रिया में यानी दिमाग में नए रास्तों को पक्का होने में औसतन 66 दिन का समय लगता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक प्रूवन टाइमलाइन है। 66 दिन? ये बहुत ही जरूरी माइलस्टोन है। मतलब शुरुआती कुछ हफ्तों के तूफानों से घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो चूंकि हम उस स्प्रिंग को जोर से दबा नहीं सकते और इच्छा शक्ति भी धोखा दे जाती है, तो दिमाग को डराए बिना शांति से इस नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल यानी रिवायर कैसे किया जाए? हमारा टूल किट क्या होना चाहिए? इस टूल किट में न्यूरो साइंटिस्ट्स ने कुछ बहुत ही असरदार प्रोटोकॉल दिए हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे तेज काम करने वाला तरीका है पैटर्न इंटरप्शन। पैटर्न इंटरप्शन। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई पुरानी आदत या टालमटोल शुरू होने लगे, उस ऑटोमेटिक साइकिल को बीच में ही तोड़ देना। ये साइकिल तोड़ा कैसे जाता है? क्या कोई खास ट्रिक है? ट्रिक बहुत सरल लेकिन बायोलॉजिकल है। जब भी लगे कि काम से ध्यान भटक रहा है या बहाने बन रहे हैं, उसी पल सब कुछ रोक देना चाहिए। ओके। बस 3 गहरी सांसें लेनी है। ये गहरी सांसें तुरंत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जो दिमाग को शांत करता है। सांस लेना। और फिर खुद से एक बहुत ही ईमानदार सवाल पूछना है, मैं इस वक्त असल में किस भावना से भाग रहा हूँ? अच्छा, खुद से पूछना है। हाँ, क्या मुझे आलोचना का डर लग रहा है? क्या मैं कंफ्यूज्ड हूँ? मजे की बात यह है कि सिर्फ उस डर का नाम ले देने से ही लिम्बिक सिस्टम का अलार्म बंद हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन वापस कंट्रोल में आ जाता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। बस रुकना है, सांस लेनी है और भावना को उसका नाम देना है। एग्जैक्टली। इसके अलावा मैंने देखा है विजुअलाइजेशन के बारे में भी बहुत बात होती है। क्या बस आंख बंद करके ये कल्पना करनी है कि मेरे पास एक शानदार कार आ गई है और मैं बहुत खुश हूँ? यही लोग विजुअलाइजेशन को गलत समझ लेते हैं। अच्छा। सिर्फ अंतिम सफलता या किसी शानदार कार की कल्पना करने से दिमाग को लगता है कि लक्ष्य पूरा हो गया और वो प्रेरणा कम कर देता है। अरे, मतलब हमने खुद ही अपनी मोटिवेशन मार दी। हाँ, सही न्यूरोलॉजिकल तरीका ये है कि अंतिम लक्ष्य के साथ साथ पूरी प्रक्रिया यानी प्रोसेस की कल्पना की जाए। प्रोसेस की कल्पना। अगर कोई किताब लिखना चाहता है तो उसे यह कल्पना करनी चाहिए कि वह एक दिन बहुत थका हुआ है, उसका कुछ भी लिखने का मन नहीं कर रहा, सामने एक खाली पन्ना है जिससे उसे चिढ़ हो रही है, और फिर भी वो कीबोर्ड पर हाथ रखता है और लिखना शुरू करता है। इसे प्रोसेस विजुअलाइजेशन कहते हैं। यह असल में दिमाग को उन मुश्किल पलों का सामना करने की एक सिमुलेशन ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब सिर्फ शानदार मंजिल की नहीं, बल्कि रास्ते के गड्ढों और थकान की भी इमेजिनेशन करनी है ताकि दिमाग असलियत के लिए तैयार रहे। बहुत बढ़िया। एक और चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो थी शारीरिक गतिविधि और दिमाग का कनेक्शन। क्या सच में भागने या जिम जाने से दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं? ये कनेक्शन किसी जादू से कम नहीं है। देखिए, जब कोई इंसान थोड़ी इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो उसके दिमाग में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन तेजी से रिलीज होता है। BDNF? हाँ, अगर दिमाग को एक बहुत घना जंगल मान लें तो पुरानी आदतें उस जंगल के पक्के रास्ते हैं। अब अगर इंसान को कोई नया रास्ता बनाना है तो BDNF उस कुल्हाड़ी की तरह काम करता है जो जंगल की झाड़ियों को तेजी से काटकर नया रास्ता बनाने में मदद करता है, यानी नए न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल। इसे न्यूरोलॉजिस्ट्स दिमाग की खाद या फर्टिलाइजर भी कहते हैं। व्यायाम करने से कोई भी नई आदत बहुत तेजी से दिमाग में सेट हो जाती है। तो ये तो हुए पुरानी आदतों की जड़ें काटने और दिमागी मिट्टी तैयार करने के तरीके।
लेकिन नेचर का नियम है कि कहीं भी खाली जगह नहीं रहती। अगर पुराना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किया है तो वहाँ कुछ नया इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। वो नए प्रोग्राम कौन से होने चाहिए? 2 ऐसे नए प्रोग्राम हैं जिन्हें हर किसी को अपने अवचेतन मन में इंस्टॉल करना चाहिए। पहला है असुविधा के बावजूद एक्शन लेना। असुविधा के बावजूद एक्शन। इसका मतलब है कि ये स्वीकार कर लेना कि जब भी हम कुछ नया करेंगे तो घबराहट होगी, दिल धड़केगा और असहज महसूस होगा। लेकिन वो असहजता खतरे का अलार्म नहीं है, वो सिर्फ इस बात का सिग्नल है कि हम ग्रो कर रहे हैं। और दूसरा प्रोग्राम, मैं गेस करता हूँ, क्या इसका संबंध उसी परफेक्शनिज्म से है जिसकी हमने पहले बात की थी? क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट यही चाहत है कि हमारा पहला कदम ही मास्टरपीस होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दूसरा प्रोग्राम यही है, अपूर्णता पर प्रगति या प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन यानी काम को एकदम परफेक्ट बनाने के चक्कर में रुके रहने से लाख गुना बेहतर है कि एक अधूरा, खराब या इम्परफेक्ट काम शुरू कर दिया जाए। बिल्कुल। देखिए, खाली पन्ने को एडिट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक खराब लिखे हुए पन्ने को सुधारकर मास्टरपीस बनाया जा सकता है। ये विचार अपने आप में बहुत बड़ी आजादी देता है। लेकिन एक बात अभी भी खटक रही है। क्या? मान लीजिए हमने आदतें बदल ली, सांसें ले ली, काम शुरू कर दिया, लेकिन अगर अंदर ही अंदर कोई इंसान खुद को एक लूजर या असफल व्यक्ति ही मानता है, तो क्या ये सारी तकनीकें टिक पाएंगी? सोर्स मटेरियल का आखिरी हिस्सा भी इसी पहचान या आइडेंटिटी के इर्द गिर्द घूमता है। ये इस पूरे विषय का सबसे गहरा हिस्सा है। अगर हम सिर्फ आदतें बदलें लेकिन अपनी पहचान को न बदलें तो बदलाव कभी स्थायी नहीं होता। अच्छा। आपका दिमाग हमेशा आपकी अंदरूनी पहचान और बाहरी नतीजों को मैच करने की कोशिश करेगा। अगर अंदर से इंसान खुद को असक्षम मानता है तो एक दिन वो अचानक कोई ऐसा फैसला लेगा जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा, सिर्फ इसलिए ताकि वो वापस अपने उस असक्षम वाले कंफर्ट जोन में लौट सके। एग्जैक्टली। तो फिर इस पुरानी पहचान की केंचुली को कैसे उतारा जाए? इसके लिए फ्यूचर सेल्फ मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर सेल्फ? इसे एक एक्टर की तरह समझे जो अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाता है। इंसान को ये तय करना होता है कि 5 साल बाद उसका जो वर्जन सफलता पा चुका है उसकी पहचान क्या है। ओके। वो फ्यूचर वर्जन सुबह कैसे उठता है, मुश्किलों पर कैसे रिएक्ट करता है, और फिर आज इसी पल से उसे वैसा ही बर्ताव करना शुरू करना होता है। हमें सफल होने का इंतजार करके अपनी पहचान नहीं बदलनी है, हमें आज वो पहचान अपनानी है ताकि हम सफल हो सकें। तो ये फेक इट टिल यू मेक इट नहीं है, बल्कि बी इट टिल यू सी इट है। बहुत सही कहा आपने। और जब ये नई पहचान पक्की होने लगती है तब इंसान उस स्थिति में पहुंचता है जिसे पीक परफॉर्मेंस कहा जाता है। सोर्स में फ्लो स्टेट और किसी लैटिन नाम वाले न्यूरोलॉजिकल शब्द का जिक्र था, ट्रांजिएंट कुछ। हाँ, ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। हाँ, यही। इसे आसान भाषा में तोड़ते हैं। ट्रांजिएंट मतलब अस्थाई या थोड़ी देर के लिए, हाइपो मतलब कम और फ्रंटैलिटी मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी। जब कोई इंसान अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसे समय का, भूख का या आसपास की दुनिया का पता ही नहीं चलता, उसे फ्लो स्टेट कहते हैं। हाँ, अक्सर क्रिएटिव लोगों के साथ ऐसा होता है। बिल्कुल। इस दौरान दिमाग का वो हिस्सा यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमेशा हमें जज करता है, हमारे अंदर का जो आलोचक है, वो बायोलॉजिकली शांत हो जाता है। जब वो आलोचक चुप हो जाता है तब इंसान बिना किसी डर या झिझक के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। ये फ्लो स्टेट तो किसी जादुई शक्ति जैसा है, लेकिन आज के समय में इसे पाया कैसे जाए, जहां फोन में एक नोटिफिकेशन बजता है और सारा फोकस टूटकर बिखर जाता है। फ्लो स्टेट में जाने का एक लौता दरवाजा है अटूट फोकस, और इसे बढ़ाने के लिए अटेंशन ट्रेनिंग की जरूरत होती है। अटेंशन ट्रेनिंग? फोकस बिल्कुल एक मांसपेशी की तरह है। शुरुआत में इंसान को सिर्फ 25 मिनट के लिए हर एक डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन, इंटरनेट बंद करके काम करने का अभ्यास करना चाहिए। सिर्फ 25 मिनट? हाँ, जैसे जिम में धीरे धीरे वजन बढ़ाते हैं, वैसे ही इस 25 मिनट को बढ़ाकर 90 मिनट तक ले जाना चाहिए। जब दिमाग लंबे समय तक बिना भटके एक जगह टिकना सीख जाता है तो फ्लो स्टेट में फिसल जाना बहुत आसान और नेचुरल हो जाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक जगह समेटें तो सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात जो निकल कर आती है वो ये है कि हम टूटे हुए या खराब नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर कोई जन्मजात खराबी नहीं है जो हमें सफल होने से रोक रही है।
हम बस एक ऐसे बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर पर चल रहे हैं जो लाखों साल पुराना है और जो हमें सिर्फ जिंदा रखना चाहता है। लिम्बिक सिस्टम की वो बेवजह की घबराहट, बचपन की वो बिना फिल्टर वाली प्रोग्रामिंग, होम्योस्टेसिस का वो कड़ा स्प्रिंग और आदत बदलते वक्त आने वाला वो डरावना एक्सटिंक्शन बर्स्ट, ये सब हमारे दुश्मन नहीं है। ये सिर्फ एक मशीन के पुर्जे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मशीन का स्टीयरिंग व्हील हम अपने हाथों में ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। सांसों के जरिए पैटर्न इंटरप्ट करके, BDNF बढ़ाने के लिए शरीर को चलाकर और 66 दिन तक डटकर हम एक पूरी नई पहचान बना सकते हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार सोचने वालों के सामने रखना चाहता हूं जो सोर्स मटेरियल की बातों को एक बहुत ही अलग और गहरे नजरिए से देखता है। जरा सोचने वाली बात है, अगर हमारा ये दिमाग सच में इतना ज्यादा अनुकूलनशील है, मतलब अडेप्टेबल है, और हमारी वर्तमान पहचान केवल बचपन की कुछ रैंडम घटनाओं और पुरानी प्रोग्रामिंग का परिणाम है, तो क्या होगा अगर हम इन पावरफुल रिवायरिंग तकनीकों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी निजी सफलता, पैसा कमाने या सिर्फ अपना करियर बनाने के लिए ना करें? ये तो बहुत गहरी बात है। सोचिए, क्या होगा अगर हम इसका इस्तेमाल समाज की सामूहिक सोच और पुरानी रूढ़ियों को बदलने के लिए करें? क्या हम एक पूरे समाज के तौर पर नफरत, भेदभाव और डर के उस पुराने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके अपनी सहानुभूति और सामूहिक प्रगति की रिवायरिंग कर सकते हैं? अगर एक इंसान का दिमाग 66 दिन के फोकस से खुद को पूरी तरह बदल सकता है, तो क्या एक पूरा समाज सही इरादे और फोकस के साथ खुद का एक नया और बेहतरीन वर्जन नहीं बन सकता? अपना पुराना सॉफ्टवेयर चेक करते रहिए।